Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Birendra Yadav and I welcome you all to today's discussion. स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। आज मैं वीरेंद्र यादव और आज हम यहाँ पर हमारे वीकली न्यूज़ एनालिसिस का ये 5वां वीडियो होने जा रहा है। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता ही होगा, हम हमारे वीकली न्यूज़ एनालिसिस में जो जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स होती हैं हर वीक की, वो लाकर डिस्कस करते हैं। हमारा ये उद्देश्य होता है इस लेक्चर में कि हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाएं, उस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस समझाएं, एक नया जो डेवलपमेंट है वो समझाएं, कैसे उस न्यूज़ को हमें अपने एग्ज़ाम में यूज़ करना है, पेपर 1, पेपर 2, या फिर आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है उन सब चीज़ों पे हेल्प करे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज भी मैंने हमेशा की ही तरह कुछ 30-35 आर्टिकल्स लाए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी रिकैप करूं। तो अगर आप CSE या फिर CAPF के एस्पिरेंट हैं, मैं कहूंगा ये लेक्चर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप अभी जुड़ रहे हैं तो पुरानी 4 वीडियोस भी हैं, उसको भी आप देखिए, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला न्यूज़ है आज का हमारा। ये साइबर सिक्योरिटी के एंगल्स हैं। आपको पता ही होगा, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो आपका, या इंटरव्यू हो, आजकल पेपर 2 में आपको पता होगा पूछ रहा है, टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछता है, साइबर थ्रेट के बारे में पूछा है कई बारी, है ना। और अभी भी टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट्स अभी भी है। साइबर क्राइम आपको पता है अभी भी बढ़ ही रहा है। तो उस एंगल से आपको ये देखना चाहिए। पहली बात देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ है, हमारे होम मिनिस्टर जी का क्या कहना है, विल डिप्लॉय 5000 साइबर कमांडोज इन 5 years, है ना। 5 साल में 5000 साइबर कमांडोज बनाए जाएंगे। अभी देखिए, इसके अलावा जो ऑलरेडी एक इंफ्रा बना हुआ है, आपको पता होगा नेशनल साइबर पॉलिसी है हमारे देश में, नेशनल साइबर पॉलिसी है हमारी। उस साइबर पॉलिसी में आपको देखना चाहिए। बट नेशनल साइबर पॉलिसी को जाकर एक बार ब्रीफली देखना चाहिए कि हमने क्या उसमें देखा है। ये डिपार्टमेंट है DT, इसको भी एक बार देखना चाहिए। DIETY डिपार्टमेंट, ये जो सरकारी संस्था है, इसको भी एक बार देखना चाहिए। नेशनल साइबर पॉलिसी जो है हमारी, उसको एक बार देखना चाहिए। अभी लेटली इसमें क्या हुआ है, साइबर कमांडोज बनाए जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि एक इमर्जिंग इशू है, इमर्जिंग थ्रेट है, इसमें चीज और क्या कही है हमारे होम मिनिस्टर ने, है ना, कि नो इंस्टीट्यूशन कैन कीप साइबर स्पेस सिक्योर सिंगल हैंडेडली। इनका मतलब क्या था कि साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है साइबर थ्रेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आज जो साइबर क्राइम है, सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम क्या है, कोई कहीं से भी देश में बैठ के कर सकता है ना। ट्रांस बाउंड्री भी हो सकता है, ट्रांस बाउंड्री पता ही नहीं कहाँ से हुआ है, ये पता नहीं। कोई सोमालिया में बैठे बैठे भी अटैक कर देगा, पाकिस्तान में बैठे बैठे यहाँ पे अटैक कर देगा, आपकी सोवरेनिटी ब्रीच कर देगा, आपके लैपटॉप में घुस जाएगा, आपके मोबाइल में घुस जाएगा। अभी ये जो पेजर ब्लास्ट हो रहा है लेबनान में, वो क्या है, लोग नॉर्मली अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसमें ब्लास्ट हो रहा है ना। अभी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपने डिफेंस फोर्सेस की तारीफ की है कि भाई बहुत बढ़िया काम किया। तो क्या है, टेक्नोलॉजीज देखिए हमारे लाइफ को कितना, जब टेक्नोलॉजी कोई भी आती है तो टेक्नोलॉजी के साथ राइट्स भी आते हैं। समझिए, अभी डिजिटल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंसान के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आजकल। डिजिटल लाइफ हो गया सब लोगों का, डिजिटल सबके प्रोफाइल बन रहे हैं, आप फोटो डाल रहे हो। एक्सप्रेशन जो हमारा, जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप डिजिटल अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हो, कुछ लिखना चाह रहे हो, तो वो आपका राइट है, आप कर सकते हो, है ना, फंडामेंटल अधिकार है आपका। जब राइट डिजिटल स्पेस में आ जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन भी करने पड़ेगा। कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स है। आप ऑनलाइन कुछ बाय कर रहे हो, पता चला वो पैसा ही कोई पैसा ही लेकर चली गया। थोड़ा दिन पहले आपको अगर पता होगा, अमेरिकन्स ने इंडियन एजेंसीज को, इंडियन गवर्नमेंट को ये बताया कि उनके कंट्री से साइबर फ्रॉड हो रहा है, अमेरिका में साइबर फ्रॉड हो रहा है, और वो इंडिया से ओरिजिनेटेड है, मुंबई से ओरिजिनेटेड है। तो मुंबई में भी आके पकड़ा गया।
तो आप पहले साइबर ये टॉपिक को आपको साइबर थ्रेट के एंगल से देखना चाहिए, साइबर क्राइम के एंगल से देखना चाहिए, और डिजिटल लाइफ आने की वजह से कैसे राइट्स भी आ गए। अब डिजिटल स्पेस क्रिएट हो तो इंसान, हर सिटीजन के राइट्स भी क्रिएट हो गए। अब राइट्स को डिफेंड करने के लिए सरकार को वहां पे आके उस जगह को साफ रखना पड़ेगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो सरकार क्या है, सरकार समझ रही है कि इमर्जिंग एरिया है, 5,000 कमांडो बनाए जाएंगे, है ना। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके बारे में आपको जाके जानना चाहिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूं। नेशनल साइबर पॉलिसी है हमारी, इसको एक बार देखना चाहिए। डीटी संस्था है, इसको देखना चाहिए। लेटेस्ट क्या हो रहा है, मैंने आपको जो राइट्स इवॉल्विंग नेचर है, जो थ्रेट्स है, वो मैंने आपको बता ही दिया। 5,000 कमांडो हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं वो बनाएंगे, है ना। दे विल असिस्ट स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज इन सिक्योरिंग द डिजिटल स्पेस। वो असिस्ट करेंगे स्टेट्स को और सेंट्रल एजेंसियों को कि साइबर स्पेस साफ रहे। और इनका कहना है कोई भी एक संस्था साइबर क्राइम को नहीं रोकने के लिए सक्षम नहीं है। और मैं ये मानता हूं, और आप मान के चलिए कि एक स्टेट भी, एक नेशन भी अकेला साइबर क्राइम को नहीं रोक सकता है। उसके लिए भी ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है, और नेशंस को अपने में मिलजुल के काम करेंगे, तभी ये साइबर क्राइम जैसे बड़े बड़े थ्रेट्स को हम रोक पाएंगे, उसका ओरिजिनेशन समझ पाएंगे, उसका इंटेंट समझ पाएंगे, और वहां पे लोगों को पनिश कर पाएंगे, है ना। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल साइबर पॉलिसी 2000 पूछता है, तो हमें पता होना चाहिए साइबर थ्रेट क्या ट्रांसबॉर्डरी है ना, एनोनिमस है, पता ही नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। ये कोई प्राइवेट सिटीजन भी कर सकता है, कुछ स्टेट भी कर सकता है, एनिमी स्टेट भी कर सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का गुट भी कर सकता है ना। लोगों के अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। तो हमें एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, ये तो साइबर क्राइम। अभी आपको पता ही होगा, लाओस और कंबोडिया और वियतनाम में भी हमारे इंडियंस को रिक्रूट करके लेकर जा रहे हैं, और उनको यहाँ की भाषा आती है, तो वहाँ पे उनको पकड़ के जबरन बिठाकर इंडिया में साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। ये भी हुआ था अभी लाओस में, कंबोडिया में भी हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो पूरे एंगल से आपको ये देखना चाहिए। और हमें, जैसे मैंने बताया, 5,000 कमांडोज बनाए जाएंगे जो स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज को मदद करेंगे। साइबर स्पेस एक आदमी, एक नेशन नहीं मैनेज कर सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के बारे में भी पता होना चाहिए। कोई पूछता है आंसर अगर आप लिख रहे हैं साइबर थ्रेट के ऊपर, तो ये सारी इंपॉर्टेंट संस्थाएं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और समन्वय, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी। देखिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन, ये सब कीवर्ड सबको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जॉइंट है, कोऑर्डिनेशन क्यों किया गया, क्योंकि कोई साइबर थ्रेट को अकेला नहीं रोक सकता है ना। तो मैंने बताया जैसे कि जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार और दूसरी बात है ना, ये और हमारे मिनिस्टर का ये भी कहना था, है ना, कि हमारे जो देश में अगर आप देखेंगे इंटरनेट यूजर्स की बात कर लेते हैं, तो अभी जो फिलहाल इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे देश में 25 करोड़ है। 2014 में लगभग हमारे पास वो यही, हमारे पास जो हमारे जो यूजर्स थे वो लगभग, अभी क्या हुआ है, ही सेड द नंबर ऑफ इंटरनेट इन द कंट्री वाज 24 करोड़ ऑन 24 जो करोड़ था 2014 में थे। आज जो हो गया है, आज हमारे देश में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसकी जो तादाद है वो 95 करोड़ है। 2014 में 25 करोड़ थी, आज वो पॉपुलेशन 95 करोड़ पे पहुंच गया है 10 साल के अंदर। तो आप ग्रोथ देखिए कितना ट्रेमेंडस ग्रोथ है ना। तो 100 करोड़ लोग हैं इंटरनेट पे, तो 100 करोड़ लोगों के अधिकार भी तो बचाने पड़ेंगे। तो ये एंगल से आपको ये पूरा इशू देखना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। और लास्टली इन्होंने क्या किया है, एक साइबर की सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी बना रहे हैं। रजिस्ट्री मतलब जो भी साइबर क्राइम आएंगे वो रजिस्ट्री में दर्ज होता रहेगा, तो नेशनल फिगर पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन सा स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ कम है,
कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा पता चलेगा हमें। तो स्टूडेंट, हमें ये देखिए, मैंने आपको एक ब्रीफली अंदाज़ा दे दिया है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें इस एंगल से इस न्यूज़ को देखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ ऑफ द डे पे आते हैं। ये न्यूज़ क्या है? पीएम मोदी कन्वेज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड। नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड, अभी देखिए स्टूडेंट, आपको पता ही होगा हमारे सोसाइटी में, समाज में, है ना, समाज कैसे आगे बढ़ता है ना, रिसर्च से, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन से, नई नई चीज़। अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, है ना, रोडवेज कैसे बने, रेल कैसे बने, आज स्पेस में एरोप्लेन कैसे बना, कहीं ना कहीं तो रिसर्च हुआ है ना, तभी तो बना है। आज आप वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग कंट्रीज कौन सी है? जहाँ पे जो साइंस और टेक में सबसे ऊपर है वही तो सबसे स्ट्रांग है। आज अमेरिका पूरा वर्ल्ड को कैसे लीड कर रहा है, इतना वेपनरीज बना पा रहा है ना, 5th जनरेशन 6th जनरेशन में भी काम करने लग गए अब तो देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ है ना। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है देश में। अगर आपको मैं हमारे कंट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं रिसर्च को लेके, तो हमारे यहाँ पे रिसर्च बहुत ही पीछे है, बहुत पीछे है। अगर एक बहुत ही ब्रीफली आपको अंदाज़ा दूं तो इंडिया में ईयरली अगर आप देखोगे तो 40 लगभग $50 बिलियन, जो $50 बिलियन से भी कम का रिसर्च हमारे देश में होता है ना, उससे भी कम का होता है। ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या है, तो आपको अगर बता दो, पूरा जो R&D है हमारे देश का लगभग $45 बिलियन मान के चलो आप, पूरा देश का बजट। पर यही अगर आप चाइना का जाके देखोगे $550 बिलियन से भी ऊपर है। $550 बिलियन कहाँ और 50 कहाँ। और अगर यूएस का देखोगे तो लगभग 700 है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रिसर्च कितना कम हो रहा है। जब रिसर्च कम होगा तो टेक्नोलॉजी में हम लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे, हमेशा इंपोर्ट करते रहेंगे। आज इंडिया डिफेंस इतना इंपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो है नहीं है तो क्या करोगे आप? बाहर से तो ना लोगे। अभी हमने एक तेजस बनाने की कोशिश की, पर आपको पता है अभी भी दुर्दशा क्या है तेजस की, है ना। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस हम बात करते हैं, न्यूज़ में हमेशा रहता है। क्यों नहीं डेवलप कर पाया अभी तक? टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए, हमारे वहाँ इकोसिस्टम नहीं है। आज यूएस इतना ज़्यादा आगे कैसे है? यूएस क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को ब्रेन ड्रेन कर रहा है और खुद ब्रेन गेन कर रहा है। वर्ल्ड से जितने भी टैलेंटेड लोग आज बाहर क्यों भाग रहे हैं? आज इंडिया का डायस्पोरा यूएस में बहुत स्ट्रांग है, तो यहां से यूएस क्यों चले गए लोग? इसीलिए तो गए क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, इकोसिस्टम है। सिलिकॉन वैली यूएस का कितना फेमस आप जानते ही हैं, है ना। तो आइए, आज आप देख ही रहे वहां की कंपनियां, जेफ बेजोस, अमेजोन यहाँ पे कैसे आ गया, वॉलमार्ट वर्ल्ड में क्यों छा रहा है। आज जेफ बेजोस जैसा आदमी यहाँ पे, टेस्ला का मालिक एलन मस्क क्यों कह रहा है कि मैं भी अपनी एक फैक्ट्री आके लगाऊंगा, ईवी लगाऊंगा। स्पेसएक्स कहाँ जा रहा है ना। तो ये सब क्या है? रिसर्च, R&D से टेक्नोलॉजीज बनती हैं, और टेक्नोलॉजीज आदमी का लाइफ अच्छा करती हैं, स्ट्रेंथ डेवलप करती हैं, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस जनरेट करती है, और वो कंट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बहुत पावरफुल होती चली जाती है। आज इजराइल को आप देखिए इतना पावरफुल कैसा है, टेक्नोलॉजी तो है और क्या है ना। तो समझना पड़ेगा। तो आइए अभी बात करते हैं। मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफली दिखा है, बताया कि हमारे यहाँ पे देखिए इंडिया में क्या है और बाहर देश का फिगर आप देख लीजिए। अब क्या है इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट, है ना। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट किया है। फाउंडेशन, अभी ये फाउंडेशन का वर्क करने का तरीका क्या होगा? ये इनका क्या कहना है कि हम ऑब्स्टिकल्स को निकालेंगे हमारे कंट्री के अंदर। ये देखो, ये जो बोर्ड फाउंडेशन जो बनाया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि R&D को बढ़ाना, और साथ में प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी फंड आना चाहिए। देखिए, देश हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। तो प्राइवेट जब इतना बेनिफिट एक्रू कर रहा है, देश की प्रगति और बाकी चीज़ों से इतना बेनिफिट ले रहा है, तो उनको तो इन्वेस्टमेंट में भी आना पड़ेगा ना। उनको ऐसा R&D में, देखिए अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की आप जाके देखेंगे, ऑक्सफोर्ड का देखेंगे, MIT को जाके देखेंगे, तो उनके वहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री और
बिजनेस का जो एसोसिएशन होता है ना, बिजनेस इंडस्ट्री और बिजनेस का जो एक कोलैबोरेशन रहता है, बहुत बढ़िया होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे वो इकोसिस्टम बन नहीं पाया। यूनिवर्सिटीज भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंडा का जोन बन गया है ना। तो ये जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंडस्ट्री और बिजनेस का, इंडस्ट्रीज का, सॉरी मैं कह रहा हूँ, जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर एकेडमिक्स और कॉर्पोरेट्स का जो एक अच्छा मिलन होना चाहिए, वो हो नहीं पाया है हमारे यहाँ पे। तो क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आर&डी में नहीं आ रहा, सरकार को ही हर जगह जाके काम करना पड़ रहा है। तो यही गवर्नमेंट इस चीज को समझ के जो बॉटलनेक्स हैं उसको हटाकर इंडिया के अंदर भी आर&डी हो, बढ़े, उसके लिए ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है। स्टूडेंट, हम जब को भी आंसर लिखते हैं ना, तो हमें ये इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शाना चाहिए हमारे आंसर्स में, है ना। तो इससे क्या होगा, there was a need to set big targets, focus on attaining them and on to do path breaking research। ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, है ना। हमें बड़े टारगेट्स रखने चाहिए, उसको अचीव करने के लिए काम करता रहना चाहिए और पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशंस जनरेट करना चाहिए, है ना। और नए सोल्यूशन निकालने चाहिए, नए सोल्यूशंस जनरेट करने चाहिए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। ये उनका कहना है ना। तो जो गवर्निंग बॉडी है इसकी, जो ये फंड बना है, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो होगा हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, ये समझ लीजिए हब है, ये स्पोक है। मतलब क्या है, कनेक्टिविटी बनाना। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज, एकेडमिक्स, है ना, और गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर, सबको एक जगह लाना, है ना, और रिसर्च का इकोसिस्टम क्रिएट करना। तो हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। अभी क्या है, टोटल फंडिंग क्या है इसमें बताया गया है, द ANRF एम्स टू एस्टैब्लिश 50,000 करोड़ का कॉर्पस होगा। 36, जो उसमें से 36,000 करोड़ रुपया रहेगा वो नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से आएगा, है ना। और ANRF के लिए इस बाजार के बजट में 2,000 करोड़ रुपया भी उस पे फंड में डालने की घोषणा भी की गई है इस बजट में। तो टोटल 50,000 का कॉर्पस है। अभी ये जो संस्था बनी है ये 15 बॉडी मेंबर होगी, है ना। इसके अंदर उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ये होगा। इसके अंदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी शामिल किया गया है। अब देखिए, क्योंकि देखिए अभी ये 15 मेंबर की गवर्न बॉडी तो बनी है, पर 15 में आप देखेंगे सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो हमें ये समझना पड़ेगा हमारे देश के अंदर जो इकोसिस्टम है ना स्टूडेंट, वो ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या है ना, सबको ला के जोड़ के अच्छा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एकेडमिक्स भी आएगा, साइंटिस्ट भी आएंगे, साइंटिस्ट कम्युनिटी भी आएगी, बिजनेस कम्युनिटी भी आएगी, सरकार भी आएगी, पब्लिक प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर सब आएंगे और मिलके इस पे काम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, रिसर्च को लेके, आर&डी को लेके हम लोग क्यों पीछे हैं। तो आप देखिए, जो हमारे देश के अंदर आप मान के चलिए, जब क्या होता है रिसर्च आर&डी, आप देखिए, आपको भी पता है कि यूरोप भी एक बार डार्क एज में था। अब डार्क एज से बाहर कैसे आया, रिनाइसेंस से आया। रिनाइसेंस का मतलब क्या है, नया ज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी से बाहर उभरा। तो स्टूडेंट क्या है, टेक्नोलॉजी जब आती है ना, तो देश के अंदर भी हर इंसान का, हर सिटीजन का मानसिकता भी चेंज होता है ना। और हर आदमी, हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी भी है साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करने का। तो साइंटिफिक टेम्पर कब बढ़ेगा, जब आर&डी बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो उससे सब कुछ ओवरऑल सिटीजन का कैपेसिटी बढ़ेगा। तो यही सब एंगल से हमें इस न्यूज़ को देखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लियर है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। आइए, एक नया न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स, है ना, 11,000 करोड़ रुपए का स्कीम फॉर ई मोबिलिटी पुश, है ना। अभी देखिए स्टूडेंट, ये स्कीम है, इसका नाम पता होना चाहिए, PM ई ड्राइव स्कीम। देखिए स्टूडेंट, हमें ये 21 एंगल से देखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ हमें ना 2-3 एंगल से देखना चाहिए। पहली बात, देखिए आपको पता ही है हम लोग ना 90% एनर्जी इंपोर्ट्स पे है, एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। एनर्जी इंपोर्ट पे हमारा जो जितना भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है आज हमारे देश का, 90% तो हम बाहर से सोर्स करते हैं, एनर्जी बाहर से लाते हैं। मतलब हमारे पास उसका कोई सोर्स तो है नहीं। अब इंडिया देखिए, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है ना। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल भी मान लीजिए है। तो आपको पता ही है हमारे यहाँ तो 12 महीना धूप रहता है। तो अभी रिन्यूएबल का कितना बड़ा पुश चल रहा है आपको पता है, इसी में क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है।
क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आपको पता है जब आप बाहर से तेल मंगा ही रहे हो तो आपके डॉलर्स जा रहे हैं, आपका फॉरेक्स जा रहा है उसको लाने में। तो जितना भी एनर्जी आप, जितनी भी एनर्जी आप समझिए, आपको जैसे मैंने बताया 90% हम लोग एनर्जी पे डिपेंडेंट है बाहर, ऊपर से इतना आपको पता है सब इंट्रांसलेटेड डॉलर्स में होता है। तो जो भी हम एफडीआई से, हमारा जो एफडीआई से फॉरेक्स आ रहा है, या जो हमारे डायस्पोरा बाहर से हमें डॉलर्स भेज रहे हैं वो डॉलर्स मान लीजिए आप, या जो हम ट्रेड से कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो कमा रहे हैं डॉलर, अब ये सब डॉलर तो जा रहा है तेल खरीदने के लिए, है ना। तो हम लोग, हमारे पास कभी हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, हमारे पास ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो हम रिन्यूएबल पे भी जा सकते हैं। तो आपको ना स्टूडेंट ये सारे और पूरे वर्ल्ड में आपको पता है ईवी का पुश चल रहा है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पुश तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया में भी गाड़ी आने लग गई, अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी ईवीज बनाने लग गए। तो सरकार भी कुछ तो चाहेगी, कुछ तो भी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करेगी, कुछ तो अपने रिसोर्स बचाने की कोशिश करेगी। तो ये पूरे ब्रॉडर एंगल से आपको इस न्यूज़ को देखना चाहिए। इसका स्कीम का नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम, जहाँ पे सरकार क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट बसेस हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है ना। गवर्नमेंट कुछ कुछ जैसे अब सरकारी गाड़ियाँ होती है, सरकारी बसेस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, अगर वहाँ पे भी अगर आपने ईवीज रिप्लेस कर दिया, जो सरकार की ज़रूरतों वाली चीज़ें हैं वहाँ पे भी अगर ईवीज ले आए, तभी तो भी आपने बहुत इंपोर्ट बिल कट किया, डिपेंडेंसी कम किया, है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में है, उसको यूटिलाइज करेंगे तो उतने आपका फॉरेक्स बचेगा, उतना आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, है ना। तेल के भरोसे कम बैठे रहेंगे तो जितना कट होगा उतना फायदा है। और अगर समझिए वर्ल्ड में ईवी आ रहा है तो हमें भी तो ईवी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो सरकार का भी फोकस है ना, फोकस है। तो अगर आप देखेंगे सर, गवर्नमेंट ने ये पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च किया है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, प्रोक्यूरमेंट ऑफ ई बसेस, सेटिंग ऑफ 72,000 चार्जिंग स्टेशन, है ना, सब्सिडीज एंड डिमांड इंसेंटिव्स वर्थ, इंसेंटिव्स भी देंगे, 4,000 करोड़ का इंसेंटिव भी रखा है जो लोग परचेस कर रहे हैं। और ये जो ई बसेस आएगी ना स्टूडेंट्स, ये उन शहरों में लगाए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 40 लाख से ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पे आपको पता है पोल्यूशन से बच्चों पे हेल्थ नुकसान हो रहा है, बूढ़ों पे या नॉर्मल सिटीजन का भी हेल्थ खराब हो रहा है, डिटोरेट हो रहा है। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रा पे भी जोर पड़ रहा है। तो ये सब कट होगा। तो हमें स्टूडेंट ऐसे न्यूज़ को इस एंगल से देखना चाहिए, और हम ऐसे कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो हमें कनेक्टिविटी बना के दिखाना आना चाहिए, है ना। सरकार का पूरा एजेंडा समझ के हमें अपने आंसर्स में ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाना आना चाहिए। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम इस एंगल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ है, देखिए जो मैं आपको समझा ही रहा था, इंडिया ईवी मार्केट टू सोर 120 बिलियन बाय 2030। ईवी का मार्केट इंडिया के अंदर भी, देखिए इसमें क्या दिया गया है, अभी जो फिलहाल में 35 बिलियन डॉलर्स का है मार्केट ईवीज का, ये कह रहे हैं 120 बिलियन। अभी देखिए क्या है, अभी ईवी थोड़ा महंगा है, अभी क्या है डेवलपमेंट स्टेजेस पे है तो थोड़ा महंगा है। आपको पता है इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई है, क्रिटिकल मिनरल्स अभी सब इंपोर्ट हो रहा है बाहर, चाइना से आ रहा है। तो धीरे धीरे अभी जो बैटरीज भी हैं अब सब कॉस्टली है, पर धीरे धीरे इससे R&D होते होते वो सस्ती हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी तो डेफिनेटली आज जो अभी क्या है ना स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो पूरा हमारा जो कार्स हैं, कार और जो मोटर बाइक्स हैं या जो भी हैं, आपने उसमें क्या हो रहा है, सब पेट्रोल और डीजल बेस्ड है। अभी ये सेटअप बना हुआ है, ये पूरा ट्रांजिशन आने में ईवी में टाइमिंग तो लगेगा। तो R&D रिसर्च होगा, और जब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि पेट्रोल डीजल कार रखना ही महंगा हो जाएगा या अनसस्टेनेबल हो जाएगा, तभी तो ईवी बनेगा। तो ईवी में एडवांसमेंट चल रहा है, वो हो गया तो बहुत जल्दी शिफ्ट यहाँ पे आएगा, पूरा वो पेट्रोल डीजल का मार्केट शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। तो इस एंगल से भी आपको ये देखना चाहिए। और इसके अंदर क्या स्टूडेंट, सरकार ने ना एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया, खनिज विदेश इंडिया। अभी ये किस लिए बनाया है कि इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल बने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, है ना। ये क्या किया इन्होंने, ए जॉइंट वेंचर बिटवीन PSUs टू एंश्योर मिनरल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, है ना। जैसे मिनरल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया, इसको पता होना चाहिए। ये PSU का एक जॉइंट वेंचर है क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें मिनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। मिनरल सिक्योरिटी जॉइंट वेंचर ऑफ PSUs है ये।
तो स्टूडेंट आपको ना ये पता होना चाहिए। आपको ये पूछ सकता है एग्जाम में, खनिज विदेश इंडिया क्या है, खनिज विदेश इंडिया है क्या, पता होना चाहिए, है ना। और ये भी बताया गया कि तमिलनाडु जो है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है ईवीज मार्केट में। ईवी में तमिलनाडु एक हब बनते जा रहा है, ये भी एक फैक्ट आया। तो ईवीज के ऊपर कुछ पूछता है ना, और ई मोबिलिटी के बारे में कुछ पूछता है, तो हमें ये थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। और आपको पता ही है सरकार का भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इंडिया में लाने का बहुत जोर है ना। चिप मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, चिप्स बनाने की, है ना। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ईवीज वगैरह में चिप्स तो यूज़ होते हैं, बैटरी चिप्स का ही तो काम है पूरा, तो पता होना चाहिए स्टूडेंट। उस एंगल से आपको ये न्यूज़ देखना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के 5वें न्यूज़ पे। अभी ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, पर इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ले लिया। मैक्सिको बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस, है ना। मैक्सिको वर्ल्ड में पहली कंट्री बनी जहाँ पे अभी आपको पॉपुलर इलेक्शन, अब समझिएगा कि लोग वोट करेंगे जजेस के लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है पता ही होगा आपको। जैसे इलेक्शन कैसे होते हैं हमारे यहाँ पे, कॉलेजियस सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है हमारे यहाँ पे। कॉलेजियम सिस्टम से रिकमेंडेशन आती है और सरकार को अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब पब्लिक तो वोट नहीं करती है जजेस के लिए। पर देखिए मैक्सिको में अभी ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि फर्स्ट कंट्री बनी वर्ल्ड में जहाँ पे जजेस एट ऑल लेवल्स, है ना, विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पूछ सकता है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट, यू नो। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए इसमें हुआ क्या है, कि हुआ क्या था कि देखिए इसमें ऐसा बताया गया था कि यहाँ के जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर, उनका इन्होंने ये हार्डली पुश किया इस रिफॉर्म के लिए, है ना। और उन्होंने जो करंट वहाँ के जुडिशल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था, सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द एलाइट्स। अब देखिए क्या होगा ना, जब इलाइट्स का ही इंटरेस्ट सर्व करने लग जाएगा एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट, केवल इलाइट्स का ही एक इंस्टीट्यूट अगर केवल इलाइट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने लग जाएगा, तो देश कहाँ जाएगा, बाकी कम्युनिटीज कहाँ जाएगी, है ना। तब जाके ऐसे रिफॉर्म्स आते हैं। देखिए एक तो पीरियोडिक रिफॉर्म्स होता है कि भैया आप देश में समाज के बोलते सरकार समाज के बदलाव के हिसाब से जो समाज की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप रिफॉर्म कर रहे हैं, है ना। पीरियोडिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि भैया ये हो गया अब इसको रिफॉर्म करो, ये इसका जरूरत आ गया अब इसको रिफॉर्म करो। एक है हो रहा कि अब रिफॉर्म कर ही नहीं रहे हो, तो जब रिफॉर्म नहीं करोगे तो क्या होगा। समझ लो आप एक नेशन है उसमें रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है, जरूरत बहुत सारी पर रिफॉर्म ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, सीधा रेवोल्यूशन होगा फिर, है ना। आपको आपने पढ़ा होगा कई सारे रेवोल्यूशन हुए हैं विश्व में। आज शेख हसीना को क्यों भागना पड़ गया, रिफॉर्म नहीं लाओगे और लोगों की बातें भी नहीं आप सुनोगे तो लोग एक बार सड़कों पे उतर जाएंगे, उनको लगेगा हमारी बात, हमारे तो जीवन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो देखिए ये अगर आप देखेंगे इतना बोल्ड स्टेप क्यों लेके गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो अभी की वहाँ का जुडिशल सिस्टम है वो केवल इलाइट्स के लिए काम कर रहा है, इलीट्स के लिए काम कर रहा है। तो अब जब पॉपुलर इलेक्शन होंगे तो जनता उनको लगेगा जिनको हमारा फेवर जो करेगा उसको वोट करके जिताएंगे। तो उस एंगल से हमें ये न्यूज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट हैपनिंग है, पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवर फॉर ऑल एज 70 एंड अबव। देखिए हमारे देश में स्टूडेंट कैसा है, एक वनरेबल ग्रुप है, ओल्ड एज पीपल्स सिटीजन्स एक वनरेबल ग्रुप है। आपको पता ही होगा, दिल्ली में आपने देखा ही होगा। और चलिए वो छोड़ देते दिल्ली वाला केस। अभी ये क्या है, हमें इसको न्यूज़ को इस एंगल से देखना चाहिए। आपको पता है हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। आपको पता ही हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है अभी। तो क्या हुआ है, जब पूरा क्या होता है, जब डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो सरकार को पता यंग ज़्यादा है तो यंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। यंग पॉलिसी स्कीम्स, पैसा, मेजर इन्वेस्टमेंट सब यंगस्टर्स पे जाता है ना। पर आप समझ के चलिए जब डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म होगा तो क्या होगा, जो आज यंग है वो कल बूढ़े भी होंगे, है ना। तो उस एंगल से भी हमें सोचना पड़ता है कई बार। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, ये एक वनरेबल ग्रुप है,
एक वनरेबल ग्रुप है। आपको ना जितने भी देखिए सोशल स्कीम जो है, सोशल सेक्टर स्कीम्स, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो, औरतों के लिए हो, डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड के लिए हो, आपको पता होना चाहिए, है ना, पूछता है। तो इसमें क्या किया आपको पता ही है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था। इसमें इन्होंने क्या किया, जो 70 साल और अबव के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए इसी बजट के अंदर टॉपअप दे दिया गया 5,000 करोड़ का, उनको एक टॉपअप मिलेगा। समझ के चलिए, देखिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके अंदर तो मिलता ही था 5 लाख रुपया, है ना, फैमिली बेसिस पे। पर अभी जो 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी इसमें कवरेज मिलेगा। अगर किसी फैमिली के पास समझ लीजिए ये आयुष्मान भारत वाला कार्ड है, तो अगर उनके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग से 5 लाख का टॉपअप मिलेगा उनके ज़रूरतों के हिसाब से। तो हमें ना स्टूडेंट कैसा है आपको पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर जो आज यंग है कल बूढ़े भी होंगे, तो इंडिया में रैपिडली बूढ़े भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, बूढ़े लोग भी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो और आपको पता ही है हमारे देश में गरीबी तो है ना, हमारे देश में गरीबी भी है। अभी क्या है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ है, लगभग 40% 45% पे आ गया है ना। जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर था, जो मेडिकल फैसिलिटीज में लोग खुद अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, है ना, सरकार वो नहीं देख रही है, जो अपने जेब से खर्च कर रहा है, तो वो कम तो हुआ है ना, इंडिया में कम तो हुआ है। फिर भी गरीबी अभी भी ज़्यादा है, और डेमोग्राफिक जब खत्म होने लगेगा तो हर साल बहुत ज़्यादा लोग बूढ़े भी होते जाएंगे। तो सरकार ने भी ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ अनाउंस किया है बूढ़े लोगों के लिए, जो 70 साल एंड अबव है, उनको आयुष्मान भारत के अंदर एक 5 लाख का टॉपअप दिया जाएगा, स्पेशली उनको ट्रीट किया जाएगा और उस हिसाब से उनका फायदा होगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं ना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं स्टूडेंट, जो मैंने आपको बता दिया, ये देखने की जरूरत थी तो मैंने आपको समझा दिया है। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आज ही स्टूडेंट मैंने शायद ग्रुप में भी शेयर किया था बॉर्डर्स के बारे में, है ना, बॉर्डर्स के बारे में मैंने आपको आज ये 2 न्यूज़ और देख लेते हैं, है ना। आज मैंने, अगर आपको पता होगा तो मैंने भेजा भी था कि एक गवर्नमेंट अभी स्टे होम्स क्रिएट करना चाह रही है नागालैंड में, है ना, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो उसी एंगल से हमें ये देखना चाहिए। देखिए, डेवलप बॉर्डर एरियाज एक्ट एज ए डिटरेंस टू एडवर्सरी क्लेम्स। आपको पता ही है हमारे आसपास के नेशंस जो हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश भी अभी उसमें शामिल हो गया है, जिससे हमारे रिलेशन व्यवहार उतने अच्छे हैं नहीं। और आपको पता ही है चाइना का कैसा पॉलिसी है उत्तराखंड में, हिमाचल में, अरुणाचल में, है ना। तो क्या है, गवर्नमेंट भी, आपको पता है कि अभी क्या है, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हमने भी अपना जो बॉर्डर इंफ्रा है वो सुधारने की कोशिश की है ना। चाइनीज़ का ऑलरेडी बॉर्डर इंफ्रा काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी डेवलप लाना चाह रही है। और इंडियन गवर्नमेंट भी क्या चाहेगी कि हमारा बॉर्डर इंफ्रा बहुत मजबूत हो। कल आज आर्म्स एम्युनिशन मूव करना हो, पब्लिक को मूव करना हो, यहाँ पे वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचाना हो, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरे, मोबिलिटी भी बढ़े, है ना। तो आपको पता ही होगा लेटली क्या है ये इंपॉर्टेंट, हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही होगा कि वो इसी बॉर्डर इंफ्रा बनाने में ही लगा रहता है। पर हमें क्या है, वहाँ पे ना ही केवल बॉर्डर इंफ्रा, बस उसके साथ साथ टूरिज्म, लाइवलीहुड और वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचे, ये भी देखना पड़ेगा। अगर वहाँ गरीबी रहेगी या आप समझ कीजिए डेवलपमेंट नहीं पहुँचेगा, तो लोगों के मन के अंदर तो बहुत बहुत ग्रीवेंसेस तो रहेंगे ना। तो जब ग्रीवेंसेस ज़्यादा रहेंगे तो एंटी नेशनल भी आप बना सकते हैं। वहाँ जो फॉरेन लोग हैं वो अपने मकसद के हिसाब से वहाँ पे लोगों को भड़का के देश से लड़ा भी सकते हैं। तो हमें एक ब्रॉडर एंगल में इन चीज़ों को आके देखना चाहिए स्टूडेंट्स। नॉर्थ ईस्ट आज डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तभी तो आप देख रहे हैं क्या हालत है वहाँ पे, है ना। कंटेस्टेड जोन है, सब अपने में लड़ रहे हैं। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आएगा, है ना, सबके जेब में पैसा जाएगा तो कौन लड़ेगा। आज गवर्नमेंट, आपको पता होगा जेएनके में भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, पावर कॉन्सोलिडेट करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। ये जो पत्थरबाजी चलती थी और जो इंसर्जेंसी चलती थी उसको रोकना चाह रहे हैं हम लोग, स्टेटस को बदल के 370 हमने हटाया, बड़ा मेजर स्टेप लिया। तो उस एंगल से हमें देखना चाहिए। और आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने उसके लिए अटल टनल, सेला टनल, सिंकुला टनल, ऐसे टनल्स के आपको नाम पता होना चाहिए स्टूडेंट कि क्या मेजर इनिशिएटिव लिया गया है। उसके बाद आपको पता होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अगर ऐसा कुछ पूछता है ना हमें बताना आना चाहिए। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता होना चाहिए। अभी जो आज मैंने न्यूज़ में भेजा था, आज जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था, आपको पता होगा
कि गवर्नमेंट 5 लाख पर फैमिलीज को दे रही है नागालैंड में, जहां पे स्टे होम्स क्रिएट किए, हर आदमी को 5 लाख मिलेगा अपना घर में 5-10 टूरिस्ट को रखने लायक जगह बनाने के लिए 5 लाख पर फैमिली को दिया जाएगा, और ताकि वहां पर टूरिज्म बढ़े। तो जो हर टूरिस्ट आएगा, लोग उनको अपना घर रेंट पे देंगे टूरिस्ट को, और वहाँ की चीज़ें बताएंगे तो उनको आमदनी, उनकी लाइवलीहुड स्ट्रांग होगी। लाइवलीहुड स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक वो लोग समझेंगे। यहाँ से हर आदमी, अब समझ ले दिल्ली का आदमी नागालैंड घूमने जाएगा तो देख के आएगा कि अच्छा हाँ इंडिया, यहाँ पे भी इतना बड़ा इंडिया है, ऐसे लोग भी हैं इंडिया में, तो लोग पीपल टू पीपल रिलेशन बनेगा और देश स्ट्रांग होगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया अटल टनल इंपॉर्टेंट है। अटल टनल ये बताना आना चाहिए, सेला टनल है ना। उसके बाद आपका सिंकुला, ये कहाँ है आपको देखना चाहिए जाके एक बार। जब आपने आंसर्स लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो ये सब बातें बताना आना चाहिए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको इस एंगल से देखना चाहिए। अभी स्टूडेंट आज का ना ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इज इट टाइम फॉर इंडिया टू इंट्रोड्यूस द बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अभी आपको पता होगा लेटली क्या हुआ है, आईएलओ की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, एक एआई से रिलेटेड रिपोर्ट आई थी। उस एआई की रिपोर्ट में अगर आपको पता होगा स्टूडेंट, तो उसमें बताया गया था कि इनइक्वालिटी बहुत राइज हो रही है, इनइक्वालिटी राइज हो रही है। पहला उसमें यह था कि इनइक्वालिटी राइज हो रही है। दूसरा उसमें था कि लेबर का जो इनकम है, लेवल है, वो स्टैगनेंट हो गया है ना। और तीसरा उन्होंने बताया था कि लेबर की जो ग्रोथ है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है जो, वो भी फॉल हुआ है। ठीक है, ये 3 मेजर कंसर्न निकल के आया था। आईएलओ आपको पता ही है कि इतना प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, तो उसकी रिपोर्ट की बहुत मान्यताएं हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ये ना स्टूडेंट, ये टॉपिक ना हमें आर्ग्यूमेंट में भी पूछ सकता है, आर्ग्यूमेंट में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। अभी देखिए इसमें काफ़ी डिटेल्ड में है, मैं आपको एक क्रक्स समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। आपको पता होगा कि सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है, अब देखिए गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी लाना। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लाना ये सरकार का काम है ना। अब डेवलपमेंट आप कैसे लाएंगे, अब देखिए, अब सरकार तो आ गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाएगी, डेवलपमेंट भी लाना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि कितना जीडीपी भरा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हर सेगमेंट का, हर सेक्शन का, हर क्लास का, हर जेंडर का डेवलपमेंट, है ना। तो सरकार क्या करती है, सरकार खूब सारे स्कीम, आपको पता ही होगा इतनी मिनिस्ट्री हैं, इतनी सारी स्कीम्स चल रहे हैं हमारे देश में, हर चीज़ को लेकर स्कीम है। कोई गरीब है उसके लिए स्कीम है, कोई एससी समाज से है, एसटी समाज से है, उसके लिए एक स्कीम है, ओबीसी समाज से उसके लिए एक स्कीम है, कोई दुकानदारी खोल रहा है उसके लिए स्कीम है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई किसान कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, सबके लिए स्कीम है। तो गवर्नमेंट क्या है, देखिए यूनिवर्सल स्कीम का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। सरकार का काम है ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना और अपने सारे सिटीजन का वेलफेयर भी सोचना। तो सरकार क्या कर रही है, तमाम सारे स्कीम्स इंडिया में चलाती है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये आज से ना 4 या 5 साल पहले, 5 साल पहले नहीं बोलूँगा मैं, जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टर्म में आई थी जब भी, तो ना उस टाइम ये कॉन्सेप्ट आया था। उस टाइम मेरे ख्याल में अरुण जेटली जी भी थे, तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट आया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। एक फाइनेंस रिपोर्ट आई थी, इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट लाया था उन्होंने कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही क्यों ना कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड में उस टाइम ये चल रहा था कि जैसे यूएस में आपको पता होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट का वो मिलता है, सब्सिडी फंड मिलता है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट का भी पैसा मिलता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट वहाँ पे आपको टोकन पैसे दे देती है हर महीने कि लो भैया अपने खर्चे गुजारे के लिए ये बेसिक पैसा आपको हर महीने मिलेगा। तो ये सब होता है बड़ी बड़ी कंट्रीज में। अभी है, इसमें हमें समझना क्या है, यूनिवर्सल बेसिक का मतलब क्या है। देखिए सरकार का काम ग्रोथ और डेवलपमेंट लाना और हर सेक्शन का उद्धार करना है। तो क्या है, सरकार ऑलरेडी मल्टीपल स्कीम चला रही है, राशन से लेके रोड सड़कों से देखिए, बच्चों की पढ़ाई से लेके तमाम स्कीम चला रही है। तो क्या था उसमें, ये पाया गया, अभी आपने देखा ही होगा, तमाम स्कीम बनाने के लिए तमाम मिनिस्ट्रीज, अब आपको पता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज देने के लिए वेयर हाउसेज, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट संस्थाएं क्रिएट करनी पड़ रही हैं।
तो क्यों ना ऐसे, जो सरकार को इतनी संस्था बनानी पड़ रही है, इतनी मिनिस्ट्रीज बनाना पड़ रही है, उसको पता उसमें भी घोटाला है, उसमें भी करप्शन का, उसमें भी करप्शन के मुद्दे निकल के आ जाते हैं कि यहाँ इस मिनिस्ट्री में ये घोटाला हो गया, उस मिनिस्ट्री में वो घोटाला हो गया। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, ये बहस छिड़ी थी एक हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे, कि क्यों ना सरकार जो भी पैसा आज लोगों को वाया स्कीम्स प्रोवाइड करा रही है, उस वो नहीं करते हुए इतना जो इंफ्रा में जो पैसा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ रहा है, इतने रूल्स रेगुलेशन और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बनाना पड़ रहा है, और वो असली फायदा लोगों को पहुंच भी नहीं रहा, करप्शन की भेंट चढ़ जा रहा है। तो क्यों ना हर मंथली पूरा जो सब्सिडी और तमाम जो पैसा है वो पैसा कैलकुलेट करके एक कॉर्पस बना के क्यों ना हर सिटीजन के खाते में हर महीना डाल दिया जाए, कि सर वो हर सिटीजन उसके हिसाब से जो उसको उस पैसे का खर्च करना होगा वो जाके वो खरीद लेगा मार्केट से। गवर्नमेंट को इतना सब्सिडी, इतना मैसिव स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, इतना ब्यूरोक्रेटिक कल्चर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, जो सरकार ऑलरेडी कर रही है, और उसमें लूप होल्स है, लीकेजेस हैं, लोगों को उसका फायदा तो हो नहीं रहा है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, स्टार्टअप कल्चर है और बाकी की चीजें हैं, कितना पैसा मैसिव सब्सिडी जाता है आपको पता ही होगा। तो क्यों ना एक कॉर्पस बना के वो पूरा पैसा हर महीना हर सिटीजन के खाते में डाल दिया जाए। समझ लीजिए जैसे कि हर आदमी के खाते में एवरी ईयरली मान लेते हैं 10,000 रुपये चली गया सरकार की तरफ से, तो अब उसको लगेगा कि मुझे क्या करना है 10,000 का, मैं पढ़ूंगा या मैं खाऊंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा या मैं अपने एजुकेशन पर लगाऊंगा। ऐसा क्यों ना कर दिया जाए, हर आदमी को दे दिया जाए यूनिवर्सल बेसिक इनकम बना के, कि ये कि सरकार ऐसे कैलकुलेट कर ले कि हर आदमी को बेसिक गुजारे के लिए कम से कम महीने का, हर महीने का 1,500 रुपया तो चाहिए ही होगा, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके डाल दिया जाए, और जो बहुत एफ्लुएंट सेक्शन है उनको बाहर निकाल दिया जाए, ताकि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जब जब ऐसे एआई और बाकी की चीजें आ रही हैं, जब जॉब स्किल हो रहे हैं, इनइक्वालिटी राइज होता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेबर इनकम स्टैग्नेंट होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होते जा रहा है, तो ऐसे टाइम में आप कैसे बचाएंगे हर नागरिक को, वनरेबल सेक्शंस को कैसे बचाएंगे, कमजोर तबके को कैसे बचाएंगे, जो कम पढ़े लिखे उनको आप कैसे बचाएंगे। तो क्यों ना एक बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम बना के उन लोगों के खाते में पैसा डाल दिया जाए हर महीने। तो ये उस एंगल से ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का इकोनॉमिक सर्वे में आया था, आज से मेरे ख्याल में लगभग 7-8 साल पहले आया था। पर ये अभी दोबारा क्यों आया, क्योंकि ये आईओएल की जो रिपोर्ट आई ना उसके बाद ये दोबारा न्यूज में आया। तो इसमें क्या इन्होंने, ये पैनलिस्ट ने बेसिकली क्या बात किया है कि यही मैंने जो बताया आपको ना कि ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लेबर एम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेशन ये है, तो रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, रिफॉर्म लाके करना पड़ेगा। बाद में इनका ये भी कहना था कि इंडिया में ऑलरेडी सेमी लेवल पे, सेमी स्केल पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, ऐसा इनका कहना था। तो मैंने आपको बताया ना कि ऑलरेडी गवर्नमेंट दे ही रही है, तो वो एक सेमी लेवल पे ही तो है कि अगर कोई आदमी पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना चाह रहा है तो सरकार की कोई स्कीम है, उससे फंड लेके ही तो हो जा रहा है, वो पब्लिक मनी तो है, वो जनता का ही तो पैसा है जो किसी एक बच्चे को दे दिया जा रहा है कि ठीक है अब जिन्होंने कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो सरकार क्या करती है, उनको बोलते हैं ना हियरिंग डिवाइसेस, वो भी बच्चे जो बेचारे आप कह सकते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं पढ़ने लिखने से लेके, चलने घूमने से लेके, या कुछ मेडिकल सर्जरीज करनी पड़ती हैं, तो जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ही तो दे रही है, वो पब्लिक फंड से ही तो दे रही है ना। तो सेमी लेवल पे ऑलरेडी वर्किंग में है। पर इधर चैलेंज क्या आ रहा है स्टूडेंट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, अभी देखिए सेमी लेवल पे ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, पर ये बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम बनाने से प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि देखिए आपको पता ही होगा सरकारी फंड के साथ ना, अभी समझ के चलिए अगर सबको ये जाने लग गया, सबको ही, पहले बात तो देखिए सबको ज़रूरत है नहीं तो सबको देने का तो मतलब बनता नहीं है ना। अभी जो लोग मल्टीबिलियनर्स हैं उनको क्या ज़रूरत है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो पहला तो लॉजिक वो है कि उन लोगों को चलो उनको मान लेते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है क्या माना जा रहा है इसमें, कि आपको पता ही है कि हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है गांधी जी, उनका भी क्या कहना था, है ना, उसको उनका भी क्या कहना था कि अगर बिना मेहनत के भी आपको आमदनी आ रहा तो वो भी एक सिन है,
बिना मेहनत के भी आमदनियां अगर आपको आ रही है तो वो भी एक सिन है, और वो लॉजिकल भी है। अगर लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करते हैं और मेहनत से अपनी मेहनत करते हो आप कमाओगे नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस राइज नहीं करता, आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर आपको अच्छा फीलिंग नहीं देता है ना। तो दूसरा बड़ा ये प्रॉब्लम है। हमारे फादर ऑफ द नेशन, वो भी उनका भी वही कहना था कि अगर बिना मेहनत किए पैसा भी आपको आ रहा है तो वो भी एक सिन है, वो भी गलत है ना। तो वो है क्या, दूसरी बात क्या होता है, जब तक आप खुद का पैसा कमा के आप खर्च नहीं करोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं आता आदमी को। तीसरी बात यह है कि बहुत लोग हमारे देश में समझदार नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, इकोनॉमिकली भी लिटरेट नहीं है, तो पैसा आएगा तो आप समझ के सकते हैं वो फालतू कामों में भी लग सकता है। जो उधार होने के लिए पैसा जाना चाहिए, हो सकता है वो बेकार भी जाएगा लोगों के जेब में जाने के बाद, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो पर कैसा है स्टूडेंट, ये जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जो एआई की वजह से जनरेट हो रहा है, इससे दोबारा ऐसा कर देना चाहिए क्या, इसके बारे में ये बात आया था। स्टूडेंट इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी बेसिक इनकम लाने का जो बेसिक था मैंने आपको समझा दिया है। गवर्नमेंट की इतना मैसिव इंफ्रा, इतना ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, उसके अंदर इतने लूप होल्स, इतना स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ रहा है, क्यों ना वो सारा कुछ रिप्लेस करके हर महीना हर आदमी के खाते में डाल दिया कि भाई आपको जो लगता है वो आप कर लो उन पैसे का। हो सकता है सर, अभी समझ के चलता है, मैं आपको एकदम बहुत बेसिक लॉजिक एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। क्या है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी, मैं यूपीसी की तैयारी कर रहा था, तो मेरे होम स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च किया था कि अगर आप यूपीसी इंटरव्यू दे चुके हो तो आपको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अब मैं क्योंकि इंटरव्यू में चली गया था तो मुझे तो फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं है, पर जो मेरा होम स्टेट है वो स्कीम का पैसा मुझे नहीं दे रहा था, वो क्लासेस वाले को दे रहा था कि आप इस बच्चे को दोबारा फाउंडेशन पढ़ाओ, मैं आपको फाउंडेशन का पैसा दे रहा हूँ। तो अब मेरे को बताइए, मैं इंटरव्यू में आ गया हूँ, मुझे क्या जरूरत है फाउंडेशन के पैसे की? मुझे अगर वो पैसे मिलते तो मैं कुछ गैजेट्स खरीदता, कुछ मेरे काम की चीज़ें खरीदता, पर क्योंकि मेरे होम स्टेट ने वो पैसा किसी क्लासेस वाले को दे दिया और वो क्लासेस वाला बोल रहा है कि आपका पैसा, मुझे जो पैसा मिला है वो फाउंडेशन पढ़ाने के लिए मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे फाउंडेशन का क्या जरूरत है? तो समझ के चलिए, सरकार का पैसा भी चली गया, क्लासेस वाले को भी पैसा मिल गया, पर जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था स्टूडेंट को वो तो मिला नहीं, तो सब वेस्ट गया ना। पब्लिक वे नहीं तो वेस्ट गया, क्लासेस वाले ने पैसा कमा लिया, सरकार का पैसा चली गया, सरकारी खाते से पैसे निकल उधर चले गया, पर जिसको फायदा हो उसको तो फायदा हुआ नहीं। तो क्यों ना ऐसे कि भैया वो फंड आपको दे दिया जाएगा, आप समझ लीजिए आपको किस लिए चाहिए और मुझे क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मैं इंटरव्यू गया हूं और सरकार ने ऐसा स्कीम बनाया है मेरे होम स्टेट ने, तो मुझे मिल रहा है। ये लॉजिक से आपको ये देखना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनइक्वालिटी, लेबर इनकम और लेबर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लेबर इनकम स्टैग्नेंट है और एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो रहा है, इसीलिए ये एंगल से आपको ये देखना चाहिए न्यूज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही, दोबारा मिलेंगे अगले क्लासेस में। टिल देन ऑल द बेस्ट।